हेलो एवरीवन, पवन दिस साइड। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9 का पहला लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारे चैप्टर का नाम है क्या, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो बेसिकली भाई फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक। तो यानी कि ऐसी बेसिक यूनिट जो किसको बना रही है? लाइफ को। और उस बेसिक यूनिट का ही नाम है क्या? सेल। अब देखो सेल को अपन कुछ अलग तरीके से समझने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। आप एज्यूम करो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, हम यहाँ पे एक फैक्ट्री बना लेते हैं। हमारे पास ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में भाई क्या है, यहाँ पे इसकी 4 दीवारें हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर एक गेट है, ठीक। और इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह चल रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और सी से डी बन रहा है, यानी कि कुछ प्रोसेस चल रही है इसके अंदर। क्लियर है इतना? क्या पहले तो हमारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री की 4 दीवारें, ठीक है, यानी कि उसकी वॉल। फिर उसके बाद फैक्ट्री में अंदर बाहर जाने के लिए एक गेट है। और फिर क्या है भाई, फैक्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस या फिर हम क्या कुछ प्रोसेस वगैरह चल रही है, जहाँ पर एक चीज़ दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम भाई यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये वॉल है। और फिर नेक्स्ट क्या, ये यहाँ पे जाने के लिए एक गेट है। और दूसरा क्या, यहाँ पर कुछ प्रोसेस चल रही है। क्लियर है इतना? क्या कि भाई वॉल है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि भाई फैक्ट्री की वॉल है, किसकी बनी होगी? ब्रिक्स की, ठीक है। तो फैक्ट्री की वॉल किसकी बनी है? ब्रिक की। गेट वगैरह किसी का भी बनाओ, ठीक है, उससे वो कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रही है। तो भाई फैक्ट्री के अंदर मान लो कंप्यूटर्स वगैरह है, ठीक है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और वहाँ पे कुछ काम करवा रहे हैं, तो उसी से यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह चल रही है। अब इस सेम चीज़ को हम रिलेट कर देंगे किससे? हमारे सेल से। तो चलो सेल का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अब ये एक सेल है, ठीक है, या फिर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर भी कुछ रिएक्शन चल रही है, सेल के पास भी कुछ गेट है जहाँ से इसके अंदर चीज़ें आती है और इसके अंदर से चीज़ें बाहर जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसके पास पहले तो क्या है, एक वॉल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना कि भाई सेल के पास क्या है? एक वॉल है, ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे भाई फैक्ट्री की वॉल थी, किसकी बनी थी? ब्रिक्स की। उसी तरह हमारी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी भाई? या फिर हम कहें सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड की, ठीक है। वॉल की जगह अगर अपन मेम्ब्रेन वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है? लिपिड की, ठीक है। इतना क्लियर है? फैक्ट्री की वॉल ब्रिक की, हमारी वॉल या फिर हमारी मेम्ब्रेन किसकी? लिपिड की। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्री के अंदर बाहर जाने के लिए एक गेट था, तो उसी तरह हमारे सेल के पास भी एक गेट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन चैनल। फिर नेक्स्ट है भाई फैक्ट्री के अंदर क्या चल रही थी? कुछ प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस हमारे अंदर भी चल रही है, ठीक है, यानी हमारे सेल्स के अंदर भी चल रही है। और प्रोसेस भाई तभी होती है जब कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, यानी कि कौन सी प्रोसेस किस डायरेक्शन में जाएगी उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ बनाया ए से बी बना, बी से सी बना, यानी क्या एक डायरेक्शन में चल रहा है, ए से डायरेक्ट सी नहीं बना। तो यहाँ पे क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ प्रोसेस चल रही है। और प्रोसेस किससे हो रही है? इन्फॉर्मेशन से। और उसके साथ साथ किससे? एनर्जी से, ठीक है। भाई कंप्यूटर भी अगर चलता है तो उसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उसी तरह हमारे सेल के अंदर भी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है तो उसको भी कुछ एनर्जी चाहिए। अब भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में? जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन है हमारे सेल के अंदर? वो है DNA। क्लियर है? यानी कि हमारे सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन एक जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में है, और उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? DNA। और हमारी बॉडी के अंदर या फिर हम क्या हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी है वो किससे आ रही है? वो आ रही है ATP से, ठीक। हमारे सेल के अंदर बाहर जाने के लिए गेट प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या कहा? प्रोटीन चैनल। और हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनी है? लिपिड की।
तो आपको ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें अगर आगे चलें कि भाई सेल होता क्या है, अगर सेल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि भाई जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बने, और जो सेल है उनकी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि बेसिक यूनिट है। बिना सेल के कोई बॉडी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेल से बना है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारी बॉडी की सारी प्रोसेस सेल के अंदर चल रही है, तो क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो देखो इसमें ज़्यादा नाम याद नहीं करने, हमको बस 4-5 नाम याद रखने। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है क्या, रॉबर्ट हुक, ठीक है भाई। अगर हम बात करें कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो की है रॉबर्ट हुक ने, ठीक। अब जो रॉबर्ट हुक थे, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, ठीक है, इनका खुद का बनाया माइक्रोस्कोप था। उसमें इन्होंने क्या किया कि जो पेड़ की छाल होती है उसको लिया, ठीक है, और उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और जब इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा तो उनको वहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिले। कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। तो भाई रॉबर्ट हुक है, कौन है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या लिया है, कॉर्क लिया है, कहाँ पे, ट्री के बाग से। और उसको जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले, इनको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिले। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर कैसे है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना, ठीक है। और भाई जो इन्होंने कॉर्क लिया था, कॉर्क क्या है, बेसिकली एक डेड सेल से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने डिस्कवर किया पहला सेल, डिस्कवर फर्स्ट डेड सेल, ठीक है, डिस्कवर फर्स्ट डेड सेल, ठीक है। पहला सेल तो डिस्कवर किया पर वो कैसा था, डेड था। क्लियर है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में क्या, ये भाई इन्होंने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया, सबसे पहला डेड सेल डिस्कवर किया, कहाँ किया, कॉर्क में, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला, इनको देखने को मिला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब रॉबर्ट हुक के बाद आता है सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम है हमारे पास एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है भाई। एवी क्या, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल। क्लियर बेटा इतना, ठीक है। पहला डेड किसने किया है, फिर पहला सेल किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, फिर पहला लिविंग किसने किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। किसके अंदर, इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने पॉन्ड से पानी लिया और पानी के अंदर इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स इनको हिलते हुए दिखे, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट शो कर रहे थे, तो इन्होंने इनको डिस्कवर किया। क्लियर है। फिर अब हम आगे बढ़े, अगर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएंगे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कौन, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने किसको डिस्कवर किया, डिस्कवर न्यूक्लियस, ठीक। अब भाई रॉबर्ट ब्राउन के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है परकिंजे। इन्होंने एक टर्म थी जिसका नाम है क्या, प्रोटोप्लाज्म, उसको इन्होंने क्या किया, कॉइन किया, ठीक है। तो कॉइन्ड टर्म प्रोटोप्लाज्म। इतना क्लियर है। ये भाई डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने पहले 4 साइंटिस्ट याद रखे। सबसे पहला कौन, रॉबर्ट हुक, फिर उसके बाद एवी ल्यूवेनहॉक, फिर उसके बाद कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, फिर उसके बाद कौन, परकिंजे। सबसे पहले ने डिस्कवर किया सेल,
ठीक है, कैसा, डेड सेल, दूसरे ने लिविंग, तीसरे ने क्या, न्यूक्लियस, और चौथे ने एक टर्म दी जिसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर अब हम इसमें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है सेल थ्योरी। अब बेटा सेल थ्योरी ढंग से समझने की चीज़ है, ठीक है। अब सेल थ्योरी में बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। दोनों की जो कंट्री है वो अलग अलग है, ठीक है। एक इंग्लैंड से और एक जर्मनी से है। एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है, ठीक है। बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट तो आपको पता होगा। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन, जो एनिमल्स के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन साइंटिस्ट का नाम है शिल्डन और श्वान, ठीक। हमारे पास साइंटिस्ट का नाम क्या है, शिल्डन एंड श्वान। चलो हम स्टार्ट करते इसे आगे। हमारे पास यहाँ दो साइंटिस्ट है, शिल्डन और श्वान। अब अगर हम यहाँ बात करें शिल्डन और श्वान की, ठीक है, तो ये कहाँ से थे भाई, शिल्डन थे हमारे पास जर्मनी से, और वहीं हमारे पास श्वान थे कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कहाँ से थे, जर्मनी, और ये इंग्लैंड। भाई जो शिल्डन थे ये एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, क्या थे ये, बॉटनिस्ट। और वहीं जो श्वान थे क्या थे, जूलॉजिस्ट। अब देखो बात ऐसी है कि दोनों के जो वर्किंग ईयर उनमें 1 साल का डिफरेंस है। तो पहले हम शिल्डन की बात कर लेते हैं। जो शिल्डन थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ठीक है। भाई बॉटनिस्ट थे तो प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टडी करेंगे, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। और जब इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के, या फिर हम कह सकते हैं सेल से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, या फिर सेल के पार्टिकल्स, ठीक है, सेल कंस्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर अब भाई श्वान की बारी है। श्वान बेसिकली जूलॉजिस्ट थे, तो किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, एनिमल्स की। पर भाई इन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी की थी, तो हम कह सकते हैं ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट्स, ठीक है। अब भाई इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी की, एनिमल्स के ऊपर भी स्टडी की, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ को डिस्कवर किया जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और एक और चीज़ क्या, सेल वॉल। अब देखो क्या हुआ, जब इन्होंने प्लांट्स के एनिमल्स के ऊपर अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर प्लांट्स को भी देखने लगे, तो इनको दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी मिली। क्या कि भाई जो प्लांट का सेल होता है, ठीक है, उसके बाद इनको एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिली, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो दोनों की बना लेते हैं। इधर वाला मेरे पास एनिमल सेल है और इधर मेरे पास ये प्लांट सेल है। जब इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि भाई एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट कवरिंग ही सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन प्लांट के पास भी है, पर प्लांट के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है जो क्या है, सेल वॉल। और जो सेल वॉल है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट्स का, ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स के अंदर नहीं मिलता। तो इसी इसको इन्होंने बोला कि भाई पहले तो क्या कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर इन्होंने एक और बात बोली कि सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। क्लियर है इतना। पहले क्या हुआ भाई, दो साइंटिस्ट कौन, शिल्डन और श्वान, एक कहाँ से, जर्मनी से, एक कहाँ से, इंग्लैंड से। एक क्या है, बॉटनिस्ट, दूसरा क्या है, जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट किसकी स्टडी कर रहा है, प्लांट की, तो उसने क्या कहा भाई जितने भी प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल के। फिर इधर आते हैं हम जूलॉजिस्ट पे। भाई जूलॉजिस्ट जो था कौन, जूलॉजिस्ट कौन है ये, श्वान। तो श्वान ने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी की, ठीक है। और इन्होंने फिर दोनों के स्ट्रक्चर्स को जब कंपेयर किया तो इसको वहाँ पे कुछ भाई स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिला, क्या कि प्लांट्स के पास एक और एडिशनल लेयर होती है जिसको इसने क्या कहा, सेल वॉल, ठीक है।
फिर इसने अपनी थ्योरी दी क्या, कि भाई जितने भी एनिमल्स है वो किसके बने, सेल या फिर सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, यानी कि सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। क्लियर है इतना। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी सेल थ्योरी है। अब अगर मैं सेल थ्योरी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखेंगे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। क्लियर है। ये हमारे पास शिल्डन और श्वान की थ्योरी आई। पर वह बात ऐसी थी कि ये थ्योरी एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी कि इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक निकल के आया। अब देखो ड्रॉबैक ये था कि ये थ्योरी एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो नया सेल है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक ये है, कांट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल फॉर्म। क्लियर बेटा यहाँ तक। ठीक है, कि थ्योरी में क्या था, फिर ये थ्योरी किस चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या था। अब जब इसका भाई ड्रॉबैक आ चुका है तो ड्रॉबैक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है, रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, साइंटिस्ट आया कौन, रुडोल्फ वर्चाउ। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जितने भी नए सेल है वो उनके पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक है, बात ये थी ना कि नए सेल कैसे बने। ठीक, तो इसने कहा कि भाई जो भी नया सेल बन रहा है उसके पुराने सेल से ही बनता है। तो इसने कहा ऑल न्यू सेल arise from their pre-existing cell। क्लियर है। ये बात किसने कही, रुडोल्फ विर्चोव ने। यानी कि तुम्हारे पास एक सेल है, ये डिवाइड करेगा, दो नए सेल बना देगा। यानी कि क्या है, ये दोनों है डॉटर सेल और ये क्या है हमारे पास, मदर सेल। तो भाई पहले से जो सेल था उसी से हमारे पास क्या बने, नए सेल बने। क्लियर है इतना। यानी कि जो उस पर ड्रॉबैक था उसने क्लियर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है सेल थ्योरी, यानी कि नई सेल थ्योरी, जिसको हम अब सेल थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, नई क्या, बस सेल थ्योरी को। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल सेल थ्योरी निकल के आई। ठीक है, और इस सेल थ्योरी के दो पॉइंट थे। सबसे पहला, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल और सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने हैं, सेल के और सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट के। और फिर हमारे पास में एक और चीज़ ऐड हुई क्या, कि ऑल न्यू सेल arise from pre-existing सेल। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है पूरा। ठीक, फिर अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देख लो, हमारे पास वर्ड है क्या, यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने। और मल्टी का मतलब होता है क्या, मैनी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, बिलियंस में सेल्स है। ठीक है, हम इतने सेल से मिलके बने तो क्या है, बहुत सारे सेल है, मल्टी सेल। तो हम कह सकते हैं हम क्या, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। वही हम बात करें किसकी, एमीबा की, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका एक सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स which constitute or made up of single cell are known as unicellular
ऑर्गेनिज्म। क्लियर बेटा इतना? फिर वही हम मल्टी सेलर में जाएं तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं भाई पहले, ये हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, मैनी सेल्स, तो उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर बेटा इतना? ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम यूनिसेलर की बात करें तो यूनिसेलर में हमको एक एग्जांपल मेनली याद रखना है, जो क्या है, एमीबा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एमीबा। और आप चाहो तो और याद कर लो, यूग्लिना। और भाई अगर मल्टी सेलर की बात करें तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, ह्यूमन दे दो, ठीक है, डॉग दे दो, बहुत सारे। ठीक है, जो भी आसपास दिख रहा है वो क्या है, मल्टी सेलर है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई यहाँ पे अगर बहुत सारे सेल नहीं है, यानी कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस है सब के सब वो सिंगल सेल को करनी पड़ेगी, यानी कि सेल के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल प्रोसेसेस आर डन बाय सिंगल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने काम को बांट नहीं पा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है एब्सेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट। ठीक है बेटा, अकेला है तो काम बांट नहीं सकता, तो यहाँ डिवीजन हो नहीं सकता। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि सारे सेल्स जो है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सारे सेल्स से अपना काम बांट रखा है, तो मैं कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। क्लियर है इतना? क्या कि भाई ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो टाइप के होते हैं, क्या, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके सिंगल सेल को सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि खाने से लेके एक्सक्रीशन तक सारे प्रोसेस वो अकेला कर रहा है। फिर वही हम बात करेंगे इधर मल्टी सेलुलर की, तो उसके अंदर भाई उसकी बॉडी ने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बना लिए हैं जो अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बट चुका है, तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। यही यूनिसेलुलर में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है। क्लियर है इतना? यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन, अमीबा और पैरामीशियम या फिर यूग्लिना। और मल्टी सेलुलर में आपकी इच्छा जो पड़े, जो आसपास दिखे उसका नाम लिखिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, नॉन लिविंग चीज़ों का नाम नहीं लिखना। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास एक और डिफरेंस आता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हम एक और बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्या, सॉरी, सेल के हम ऑर्गेनिज्म को एक और बेसिस पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, तो चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। अब बेटा प्रो का मतलब होता है यहाँ पर प्रीमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वर्ड आता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रीमिटिव यानी कि पुराना। कैरियन का मतलब क्या, न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस क्या है, पुराना है। और फिर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, और यहाँ पे कैरियन से फिर कौन सा वर्ड आया, न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। चलो मैं डायग्राम बना के अभी बताता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में दोज ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ प्रोकैरियोटिक में क्या कहेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स विच lack nucleus or other cell organelles
आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। क्लियर है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ना तो न्यूक्लियस है ना ही कोई और सेल ऑर्गेनिल है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? सेल ऑर्गेनिल। तो हम आगे उसको देखने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है? फिर वहीं हम बात करें किसकी? यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कौन? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? यूकैरियोटिक की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। दोज ऑर्गेनिजम्स which have well developed न्यूक्लियस, ठीक है? अब भाई न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो बाकी सेल ऑर्गेनिल तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है? फिर अगर हम इसमें आगे देखें तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है? उस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा मानो वापस हम फैक्ट्री पे चलते हैं, ठीक है? हम वापस से जाते हैं एक फैक्ट्री पे। हाँ भाई, आपके पास ये फैक्ट्री है, ठीक है? एक तरफ प्रोकैरियोट और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक फैक्ट्री। अब देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास वही वॉल है, ठीक है? वही वॉल इसके पास भी है, यानी क्या है? मेम्ब्रेन इसके पास भी है और उसके पास भी प्रेजेंट है, दोनों के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर दूसरा क्या कि भाई इसके पास भी चैनल्स है, उसके पास भी चैनल्स है अंदर बाहर जाने के लिए। फिर इसके अंदर भी कुछ रिएक्शन चल रही है, इसके पास भी इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? वहीं पे भी हम कर देते हैं, यहाँ पर भी ए से बी चल रहा है, ठीक है? बी से सी चल रहा है, सी से डी चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर भी इसके पास ही इसका जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है इतना? अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? वो दोनों के पास है, हाँ है। दोनों के पास चैनल्स है, दोनों के अंदर रिएक्शन चल रही है। जेनेटिक मटेरियल है दोनों के पास, हाँ है। पर यहाँ पे मेन डिफरेंस आ चुका है भाई कि इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन है वो ओपन में चल रही है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक के अंदर जितनी भी रिएक्शन है सेल के अंदर ओपन चल रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस कैसी है? ओपन। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में क्या है भाई? रिएक्शंस क्लोज में चल रही है, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे मैंने अंदर की साइड बॉक्सेस बनाए, बेसिकली क्या है? ये सेल ऑर्गेनिल्स है, सेल ऑर्गेनिल, ठीक है? और बेसिकली ये जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं यहाँ पे कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन किसके पास नहीं है? प्रोकैरियोट्स के पास। तो मैं लिख देंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन क्लियर है बेटा इतना? ठीक है? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपकी 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई प्रोकैरियोट जो है इनके पास कंपार्टमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है? इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है ओपन में, और इनका जो रिएक्शन है वो भी ओपन में चल रही होती है। फिर वहीं हम अगर यूकैरियोट की बात करें तो उनके पास बाहर तो वॉल प्रेजेंट होती है, पर अंदर जितने भी उनकी रिएक्शंस चल रही है कुछ ऑर्गेनिल्स के अंदर चलती है, ठीक है? और हर ऑर्गेनिल के पास वॉल होती है, और हमको पता है वॉल किसकी बनी हुई है? लिपिड की, ठीक है? यानी कि हर ऑर्गेनिल के पास क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अंदर भी क्या बने हुए हैं? कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में। और किस में एब्सेंट है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्लियर है इतना? ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डिफरेंस हो गए। चलो अब हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो बेटा सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है? और कैसे किया था? इन कॉर्क सेल, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं इन कॉर्क ऑफ ट्री, ठीक है? सेल कैसे थे? सेल वॉज
या फिर सेल वर डेड। क्लियर बेटा? सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल कैसा था? डेड था। कहाँ किया? एक कॉर्क के अंदर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो पेड़ की छाल होती है, बार्क, उसमें, ठीक है। और सेल कैसे थे? डेड थे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर पे कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ भाई, क्यों कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों? क्योंकि यही हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल बनाता है। बिकॉज आर body is made up of cells and all functions, या फिर हम कह सकते हैं all process occur inside cell। तो बेटा क्लियर है इतना? तो हमने आज हमारा जो पहला लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम बहुत जल्दी हमारे लेक्चर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। हमने हमारी एनसीईआरटी का यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस थे यहाँ तक का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।